शीर्षस्थ रंग को हम भगवा रंग कहते, केसरिया, जो त्याग का, कर्म का, प्रकाश का, ज्ञान का रंग है। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरूची। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर न केवल तिरंगा की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, बल्कि देशवासी होने का भी नया मतलब समझाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज़ादी के 75वें वर्ष पर नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तिरंगा तो लहराया, लेकिन तिरंगे के तीनों रंग का अर्थ ही बदल कर रख दिया। मोहन भागवत ने बताया कि राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर स्थित रंग यानी कि केसरिया त्याग, कर्म, प्रकाश और ज्ञान का रंग है। उन्होंने कहा कि हम पवित्र बनेंगे, हमारा मन विकारों से ग्रस्त नहीं होगा, इसलिए दूसरा रंग सफेद है और हरा रंग लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जो सभी प्रकार की समृद्धि दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह सब हम धर्म का पालन करके ही कर सकते हैं, इसलिए ध्वज के केंद्र में धर्म चक्र है। इन बातों को समझकर हमें परिश्रम करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने देश को क्या दे रहा हूँ। इसका विचार करके ही हमें अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार मोहन भागवत के उस बयान को सुन लेते हैं। दुनिया के हित के लिए त्याग करेगा, इसलिए राष्ट्रध्वज के शीर्षस्थ रंग को हम भगवा रंग कहते, केसरिया, जो त्याग का, कर्म का, प्रकाश का, ज्ञान का रंग है। और ऐसा हम तब कर सकेंगे तब हम अंतर्बाह्य शुचिता युक्त बनेंगे, पवित्र बनेंगे, अपना स्वयं का मन विकारों से ग्रस्त नहीं होगा, शांत होगा। इसलिए दूसरा रंग सफेद है। और यह हम तब कर सकेंगे जब हम अपने देश को पहले खड़ा करेंगे। तो सब प्रकार की समृद्धि का, लक्ष्मी जी का प्रतीक हरा रंग। आने वाले दिनों में ऐसा देश खड़ा होते तक हमको कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा देश मुझे क्या देता है, मेरा समाज मुझे क्या देता है। यह प्रश्न छोड़ दीजिए। मैं अपने देश को क्या दे रहा हूं, मैं अपने समाज को क्या दे रहा हूं, मेरी उन्नति में मेरे समाज की, देश की उन्नति हो रही कि नहीं, इसका विचार करके ही मैं अपना जीवन जीऊं। इसकी आवश्यकता है। जिस दिन इस संकल्प के साथ हम सब लोग चलना प्रारंभ कर देंगे। केसरिया रंग को देश की शक्ति और साहस के तौर पर परिभाषित किया गया। वहीं बीच की सफेद पट्टी को धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक बताया गया, जबकि निचली हरी पट्टी को उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता के तौर पर दर्शाया गया। इसके बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र है। नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है, जो अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। और इसमें 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना अशोक चक्र की 24 तीलियों से की गई है। अशोक चक्र के अंदर मौजूद 24 तीलियों का भी अलग अलग महत्व है। पहली तीली संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। चौथी तीली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तीली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठवीं तीली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तीली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तीली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। नौवीं तीली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तीली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तीली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तीली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तीली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तीली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तीली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तीली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तीली समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तीली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तीली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग ना करना। 24वीं तीली बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना।
क्या किसी व्यक्ति के लिए तिरंगा की नई परिभाषा गढ़ना इतना आसान है, या देशवासी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसको लेकर भी नए तरीके से परिभाषा गढ़ी जाएगी। मोहन भागवत अपने बयान में कहते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने देश को क्या दे रहा हूँ, इसका विचार करके ही हमें अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। तो क्या लोगों से कहा जा रहा है कि अब वो सरकार से सवाल ही ना करे? पिछले 70 सालों की सरकार के दौरान भी देश में किसी न किसी की सरकार तो रही ही है। क्या यही बात तब बीजेपी या आरएसएस के लोग कहते थे? एक बार फिर भागवत साहब के उस बयान को सुन लेते हैं। दुनिया के हित के लिए त्याग करेगा, इसलिए राष्ट्रध्वज के शीर्षस्थ रंग को हम भगवा रंग कहते, केसरिया, जो त्याग का, कर्म का, प्रकाश का, ज्ञान का रंग है। और ऐसा हम तब कर सकेंगे तब हम अंतर्बाह्य शुचिता युक्त बनेंगे, पवित्र बनेंगे, अपना स्वयं का मन विकारों से ग्रस्त नहीं होगा, शांत होगा। इसलिए दूसरा रंग सफेद है। और यह हम तब कर सकेंगे जब हम अपने देश को पहले खड़ा करेंगे। तो सब प्रकार की समृद्धि का, लक्ष्मी जी का प्रतीक हरा रंग। आने वाले दिनों में ऐसा देश खड़ा होते तक हमको कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा देश मुझे क्या देता है, मेरा समाज मुझे क्या देता है। यह प्रश्न छोड़ दीजिए, मैं अपने देश को क्या दे रहा हूं, मैं अपने समाज को क्या दे रहा हूं, मेरी उन्नति में मेरे समाज की, देश की उन्नति हो रही कि नहीं, इसका विचार करके ही मैं अपना जीवन जीऊं। इसकी आवश्यकता है। जिस दिन इस संकल्प के साथ हम सब लोग चलना प्रारंभ कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर से लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित किया। यह लगातार 9वीं बार है जब पीएम मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को संबोधित किया। लगभग 80 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के गौरव को बढ़ाने और अपनी विरासत पर गर्व करने की नसीहत दी। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि कौन सा ऐसा भारतीय है जो अपने अतीत पर शर्म महसूस करता है। खैर, इसको फिलहाल रहने देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, गुलामी के सारे अंश को दूर करना है, अपनी विरासत पर गर्व करना सीखना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महिला सम्मान को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि हमारे आचरण में विकृति आ गई है और हम कभी कभी महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने देशवासियों से सवाल करते हुए कहा कि क्या हम अपने व्यवहार में इससे छुटकारा पाने का संकल्प ले सकते हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि अब प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद अब देश में महिलाओं के साथ होने वाला अपमान रुक जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे स्वच्छता अभियान की अपील के बाद देश से गंदगी खत्म होगी। क्या अब हमें प्रधानमंत्री से ये सवाल भी नहीं करना चाहिए कि पिछले 8 सालों में जो अपने वादे किए थे उसका क्या हुआ? आपके उन वादों का क्या हुआ जो 2022 में पूरे होने थे? क्योंकि अगला टारगेट तो आपने 2047 का दिया है। क्या लोगों को हर साल 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या बुलेट ट्रेन चलने लगी? क्या बिना नल वाला ही मकान सबको मिल गया? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के डाटा के मुताबिक 1.22 करोड़ घर बनाने की मंजूरी मिली थी। इनमें से अब तक 61 लाख मकान ही बने हैं, दिए किसी को नहीं गए। वहीं किसानों की आय की बात करें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के मुताबिक 2014 में किसानों की आय 6,426 थी, जो 2021 तक बढ़कर 10,218 हो गई। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2026 तक गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चल जाएगी। तो मोहन भागवत की नई परिभाषा के मुताबिक क्या हमें सरकार से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिंह। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल है कि मोहन भागवत के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? तिरंगा झंडा से लेकर देशवासी होने तक के मायने बदले जा रहे हैं, नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। देखिए, इस मामले में तो ये कहना पड़ेगा कि आरएसएस का स्टैंड बड़ा ही कंसिस्टेंट है। वो शुरू से ही इस तरह की बातें करते आ रहा है। आमतौर पर जो हम लोगों को सिखाया गया है कि जो सैफरन कलर जो हमारा है वो करेज
और सैक्रिफाइस के लिए होता है। सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति के लिए होता है, सच्चाई के लिए होता है। सच्चाई। जी। और जो हरा रंग है वो हम उसको फेथ से भी जोड़ते हैं और प्रॉस्पेरिटी से भी जोड़ते हैं। तो लेकिन जो मोहन भागवत जी ने कहा है, उनका ये आरएसएस का एक वसुधैव कुटुंबकम का पुराना कॉन्सेप्ट रहा है। तो उसमें उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं की जिससे हमें अचंभित होना चाहिए। आरएसएस शुरू से ही भारत को एक परिवार के रूप में देखता है और वो इस तरह की बातें बोलता है कि भाई देश ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने देश को क्या दिया है। तो वो एक तरह से हर हर व्यक्ति, हर नागरिक को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और समाज में कोई ना कोई अपना योगदान दें। तो जी। इसको अगर हम केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी के परिवेश में देखेंगे तो थोड़ा अटपटा सा ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आप आरएसएस को फ़ॉलो करते आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि शुरू से ही वो इस चीज़ में बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं कि भाई ये देश है, ये एक परिवार है हमारा और हम सबको इस परिवार में योगदान देना है। अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले लार्ज फैमिलीज़ होती थी, हम सब एक ही परिवार में सब साथ रहते थे, चाचा साथ रहते थे, बुआ साथ रहती थी। तो उसमें हर परिवार का हर व्यक्ति जो काम करता था, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता था। महिलाएँ होती थी, वो घर चलाने में कंट्रीब्यूट करती थी और बच्चे जैसे बड़े होते तो वो भी अपना करते थे। तो ये आरएसएस की जो एक लार्जर थिंकिंग है देश के बारे में, ये उसी को दर्शाता है। इसको हमें केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी या इवेंट बेस्ड के साथ नहीं देखना चाहिए, इसको एक बड़े परिवेश में देखना चाहिए। ये उनकी जो लार्जर फिलॉसफी है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये उसको फॉलो करता आ रहा है। सर मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने बताया कि हरा रंग जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। कहने का मतलब हम आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो उससे इतर एक परिभाषा कर रहे हैं। क्या वो नई जनरेशन की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। आप अगर देखेंगे जिस तरह से भारत में 2014 के बाद जो बदलाव आ रहा है, देखिए भारत में 2 भारत हैं। ये 2 विचारधाराएँ हैं जो इस वक़्त ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ पे एक विचारधारा कुछ कम हो रही है, दूसरी विचारधारा बढ़ रही है। हम लोग जब पैदा हुए थे, कम से कम मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि हम लोग नेहरू जी की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उससे ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने शुरुआती सालों में प्रधानमंत्री के रूप में रहे, उन्होंने बहुत सारे आधुनिक अनुसंधान शुरू किए थे। तो एक बड़ी लिबरल सोच थी, सोशलिस्ट सोच थी कि सब लोग एक साथ चल रहे हैं और उसमें नेहरू जी ने कॉन्शियसली रिलीजन को अलग रखा हुआ था। वो उसको बीच में नहीं लाना चाहते थे और इतिहास में कई इस तरह के इवेंट्स हुए, खासकर जब सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण की बात हुई थी, तो उसमें उनके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस भी आ गए थे। लेकिन वो उनकी एक सोच थी और उन्होंने देश को एक दिशा में ले जाने की कोशिश की। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, वो सोच, उनकी सोच और आरएसएस की सोच बड़ी एक तरह की सोच है और वो विचारधारा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, लेकिन वो उतनी लोकप्रिय विचारधारा नहीं थी। वो दबी उनको हुई थी। जनमानस का समर्थन उतना नहीं था जितना नेहरू जी की विचारधारा को था। लेकिन अब हम जिस तरह से देख रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं कि वो विचारधारा का एक नया रूप आया है। जिस तरह से एक नई बीजेपी आई है, भाजपा पहले केवल एक बनिया ब्राह्मण पार्टी कही जाती थी, लेकिन हमने देखा है कि चुनाव के बाद चुनाव में वो जीतते जा रही है। उन्होंने अपना सामाजिक जो बेस है उसको बड़ा किया है। बड़े तौर पे ओबीसीज को लाया गया है और अन्य छोटी जातियों को भी बड़ा उन्होंने अपने पावर स्ट्रक्चर में रखा है, इसीलिए उनका बेस बढ़ रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि जो उनकी आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी पे वो चलना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। हर पार्टी का यही काम है कि वो अपनी आइडियोलॉजी बढ़ाती है ताकि उससे लोग उनसे ज्यादा जुड़ें। और यही हम देख रहे हैं कि जो नेहरू जी की विचारधारा थी वो और अब जो मोदी जी की विचारधारा है उसके बीच में एक तरह से क्लैश तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा मिश्रण हो गया है कि इस वक्त अगर आप केवल आइसोलेशन में देखें तो आप सोचेंगे कि अरे हरा रंग, ये इसका आखिर मतलब क्या है। लेकिन ये दोनों विचारधाराएं पहले से चल रही थी, एक ज्यादा मजबूत थी, एक अब मजबूत हो रही है। तो हमको जी। उस दिशा से देखने की जरूरत है कि ये
हरे रंग की बात नहीं है, ना ही हमारे तिरंगे की बात है। ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई की बात है कि कौन सी विचारधारा से लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रभावित हो रहे हैं। सर एक सवाल है कि चूंकि आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम वाला जो है उनका कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा से, लेकिन ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आपने 2022 में वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे, आपने वादा किया था कि सभी को अपना घर मिल जाएगा, आपने वादा किया था कि रोजगार मिलेगा। तो लेकिन भागवत कह रहे हैं कि आप ये मत पूछिए कि अपने देश को मतलब आपको देश क्या दे रहा है, आप ये पूछिए कि देश के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो क्या भागवत ये भी कह रहे हैं कि आप सरकार से सवाल मत पूछिए? देखिए, सरकार से सवाल पूछना तो ये लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है और ऐसी बात कोई कह नहीं सकता कि सवाल नहीं पूछिए। हाँ, उनका संकेत भले ये हो सकता है कि आप पहले ये देखिए कि आपने देश के लिए क्या किया, उसके बाद आप इस तरह के सवाल पूछिए। वो उनका मत है और वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर हम बात करें कि जो डिलीवरी की बात है, तो देखिए हमें ना नरेंद्र मोदी सरकार पे इतना टफ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप देखिए 2019 में उन्होंने चुनाव जीता, मई में उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया। 6 महीने कोई काम नहीं हुआ। आपने देखा कि कैसे हरिद्वार में गंगा जी इतनी साफ हो गई कि लोग ऐसे ही पानी पीने लग गए। तो उसका मतलब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई भी काम नहीं चल रहा था, लोगों के पास काम नहीं था। वो सिलसिला 2021 तक चलता रहा। तो हमारी इकोनॉमी पहली बार हमने देखा 2020 में कि वो माइनस में चली गई थी और फिर उसका रिकवरी धीरे-धीरे हुआ और अब जाके हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम विकास के पथ की ओर बढ़े हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसे हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। जब कोविड था उस वक़्त सरकार के पास टैक्स के तौर पे कोई कमाई नहीं थी। बस वो थोड़ी बहुत कमाई थी जो पेट्रोल वगैरह से उनको हो रही थी क्योंकि बाकी सब काम बंद था। उसके बाद उनको वैक्सीन बनाना था। वैक्सीन बनाने में उनका काफ़ी समय लग गया, पैसे खर्च हो गए, उनको आइसोलेशन वार्ड्स। तो इस तरह का जो हेल्थ क्राइसिस, इमरजेंसी क्राइसिस पूरे विश्व में देखने को मिला था, वो भारत ने भी सामना किया। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत की इकोनॉमी गिरी, बाकी अन्य देशों की भी इकोनॉमी एकदम गिर गई थी। अब वो सब भी धीरे-धीरे वापसी विकास की ओर बढ़े हैं। तो इस मामले में अगर हम जो भाजपा ने 2019 में प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर करेंगे और हम 2022 में देखें, तो उसमें ऑब्वियसली हमें ये दिखाई देगा कि डिलीवरी थोड़ी कम है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 3 साल में 1.5 से 2 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। सर ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2014 से पहले का या 2014 के कुछ दिनों बाद तक का आप मोदी जी का कोई भाषण सुनेंगे तो उसमें वो कहते थे विकास की बात, हर जगह विकास की बात होती। वो कहते भी थे विकास होगा तो वो हिंदुओं के लिए भी होगा, मुसलमानों के लिए भी होगा। लेकिन कल आपने सुना होगा लाल किले पर वो अपनी विरासत पे गर्व करने की बात कर रहे हैं, गुलामी के सारे अंश दूर करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि क्या अब वो उनके पास वो मुद्दा नहीं है या उनको ये लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूं इसलिए अब वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? देखिए भाजपा में क्या है कि भाजपा को लोग सोचते हैं कि वो एक वन ट्रिक पोनी है कि उसके पास एक ही करामाती या करिश्माई छड़ी है और उसका नाम है हिंदुत्व। लेकिन भाजपा की राजनीति में हिंदुत्व केवल गति देता है। बाकी जो उनका काम होता है, उनका जो ये वेलफेयर मॉडल, वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, जिसमें लाभार्थी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो उसको भी देखना पड़ता है कि भाजपा कैसे आगे बढ़ती है। इसके अलावा हमने जो बात की अभी एक किताब आई थी द न्यू बीजेपी बाय नलिन मेहता, उसमें उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह से बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग और उन्होंने अपना कास्ट बेस बढ़ाया और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने मंत्री थे, जितने ओबीसी और एससी एसटी मंत्री थे, वो अखिलेश यादव की सरकार से ज्यादा थे। तो एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की है जिससे उनका बेस बढ़ा है और हिंदुत्व हमेशा उनकी कोर आइडियोलॉजी रहेगा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि केवल हिंदुत्व की वजह से भाजपा चुनाव के बाद चुनाव जीत सकती है, तो ऐसा नहीं है। हमें एक और डिटेल्ड नजर डालनी पड़ेगी भाजपा किस तरह से चुनावों को अप्रोच करती है। आप ये देखिए कि पहले 30%, 32% वोट मिलता था, तो जिस पार्टी को मिलता था लोकसभा चुनाव में, तो वो चुनाव जीत जाती थी। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। यही चीज उत्तर प्रदेश में भी थी कि 30% वोट आ गया।
अखिलेश यादव ने 28 से 30% पे सरकार बना ली थी 2012 में, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब आपको कम से कम 40% वोट चाहिए। इतना वोट बीजेपी को कैसे मिल रहा है? केवल हिंदुत्व की वजह से नहीं मिल रहा है। उन्होंने एक मॉडल बनाया है वेलफेयर स्टेट का, जहां पे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई हैं, इसीलिए वो इतना % वोट लेकर जीत पाते हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगी, आरबीआई अपना एक सर्वे करता है, तो उसमें देखा जाता है कि आप अपने भविष्य के प्रति कितने पॉजिटिव हैं आउटलुक में। तो 2000 हमारा जो 2014 का चुनाव था, उसके पहले आप देखिए तो लोग अपने भविष्य के प्रति उतने खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी को वोट दिया। तो ये एक तरह से बताता है कि एक और लोग अपने भविष्य के प्रति ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, फिर भी वो मोदी को वोट दे रहे हैं। तो ये आप कैसे समझाएंगे? ये एक उस तरह की स्थिति है वो जो बताती है कि भाजपा में हिंदुत्व से आगे भी कुछ है जो वो कर रही है, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत रही है। तो उसके दो मुख्य कारण ये हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सोशल बेस उन्होंने अपना बढ़ाया है और जो सरकारी स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई है, इसीलिए वो चुनाव के बाद चुनाव जीत रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर आपकी बातचीत से जो समझ में आया कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अपना बेस जरूर बढ़ा रही है, लेकिन वो जानती है कि अगर वो विकास और चीज जो उन्होंने प्रोमिसेस की है, अगर उस पर काम नहीं होगा तो फिर उनके लिए दिक्कत हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों को बताया, अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।